प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, पेलियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज। इसमें हम पेलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ चुके हैं, पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों पढ़ चुके हैं। नियोलिथिक एज तो राजस्थान में स्किप ही हो गई थी, मैंने बताया था। अब आते हैं चैल्कोलिथिक एज पे। चैल्कोलिथिक एज यानी कि वो एज जब इंसान कॉपर यूज़ करना सीख गया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो कॉपर नेचुरली अकरिंग ऐसे ही बना बनाया नहीं मिल जाता कि ये है कॉपर, इसके वेसल बना लो। आपको कॉपर को उसके ओर से निकालना पड़ता है। कॉपर हो सकता है थोड़ी सी गंदगी यानी इम्प्योरिटीज़ के साथ मिला हुआ हो, तो आपको उसको हाई टेम्परेचर पे रख के उसको एक मेल्टिंग पॉइंट पे लाना पड़ता है ताकि कॉपर अलग हो सके, ठीक है, तांबा अलग हो सके, शुद्ध तांबा अलग हो और उसकी गंदगी अलग हो सके। फिर उससे आप शुद्ध तांबे को इकट्ठा करते हो, ठंडा करते हो, उसके बाद उसको आप वेसल्स में मोल्ड करने के लिए उसको उसकी ठुकाई पिटाई करते हो। तो ये एक एडवांस प्रक्रिया होती है जो किसी भी सेटलमेंट में ये मार्क करती है कि हाँ ह्यूमंस जो हैं अब सिर्फ खेती बाड़ी से ऊपर उठ के, डोमेस्टिकेशन से ऊपर उठ के मेटल्स का कॉम्प्लेक्स प्रयोग सीख रहे हैं। राजस्थान में तो ये एक स्पेशल फीचर है कि हमने नियोलिथिक एज को पूरा स्किप ही कर दिया है। हमारे पास कॉपर की इतनी अवेलेबिलिटी थी एज अ रॉ मटेरियल कि हम मेसोलिथिक एज में धीरे धीरे कॉपर के सोर्सेज के पास इतना आने लगे थे कि कॉपर यूज़ करना हम जल्दी सीख गए। ठीक है, ये वही वाली बात है कि एक बच्चा ABCD सीखने से पहले ही स्पेलिंग बनाना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास लोग जो भाषा बोल रहे हैं उससे वो सीख रहा है। तो ये बेसिकली हम जल्दी सीख गए, चैल्कोलिथिक एज जल्दी आ गई राजस्थान में। चैल्कोलिथिक एज जो है उसके जो ज़्यादातर एविडेंसेस है वो बनास नदी के आसपास मिले हैं। ये जो चैल्कोलिथिक एज की जो सेटलमेंट थी ना, ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ थी, यहाँ पे पशुपालन होता था, कृषि होता था। ठीक है, राजस्थान में 2 ताम्र पाषाणिक स्थल है, यानी कि 2 ऐसे मेजर हमको जगहें मिली हैं जहाँ पे जो कॉपर कल्चर है ना वो देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग है ना कॉपर को उस टाइम पे यूज़ करते थे। एक है आहड़ बनास कल्चर कॉम्प्लेक्स और एक है गणेश्वर जोधपुर कल्चर कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, आहड़ बनास कल्चर जो है ना वो राजस्थान के साउथ में लोकेटेड है, जबकि गणेश्वर जोधपुरा जो है वो राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट टाइप में लोकेटेड है, सीकर जयपुर वाले एरिया के आसपास में। अब ये दोनों कल्चर है ना ये डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि इनके बीच में एक तो बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा इनके आपस में जो बर्तन मिले हैं उनमें डिफरेंस होगा, सेटलमेंट्स के रहने के टाइप में डिफरेंस होगा, लोग यहाँ के लोग आपस में कनेक्टेड थे, इनसे नहीं होंगे, तो ऐसे अलग अलग थे। तो बेसिकली वही बात है कि इंडिया एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पड़ोस में कोई दूर जाकर सऊदी अरेबिया बसा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों जगह पर कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी बट दोनों के कल्चर अलग है। तो एक आहड़ बनास कल्चर है, एक गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है। सबसे पहले आहड़ बनास कल्चर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट है चैल्कोलिथिक कल्चर्स में। इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द प्रोमिनेंट कल्चर्स है। आहड़ बनास का नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले ये देखते हैं। नोमेनक्लेचर की बात करें तो इस सभ्यता की जो सबसे पहली, इस कल्चर की जो सबसे पहली जगह हमने खोदी थी ना उदयपुर में, वो आहड़ ही थी। ठीक है, आहड़ गांव था, उसको हमने खोदा था। और आर्कियोलॉजी में ट्रेडिशन होता है कि जो साइट सबसे पहले खोदी जाती है ना उसी के नाम पे उस कल्चर का नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने हड़प्पा सबसे पहले IVC में खोदा था तो हमने IVC का नाम ही हड़प्पा पे दे दिया था। बनास नदी के पास इसको खोदा गया, ज़्यादातर साइट्स बनास नदी के पास मिली है, इसलिए इसको आहड़ बनास सिविलाइजेशन बोल देते हैं। इनकी कई सारी साइट्स हैं पर 4 मेजर हैं, आहड़, गिलुंद, ओझियाना और बालाथल। इसको आप बोगा नाम से याद कर सकते हो। B से बालाथल, O से ओझियाना, G से गिलुंद और A से आहड़। आहड़ के बारे में देखें तो आहड़ उदयपुर में लोकेटेड साइट है। ये आयड़ या बेडच नदी भी बोल लो, दोनों एक ही नदी के नाम है। इस नदी के आसपास के सेटलमेंट है, ठीक है, इसलिए इसको आयड़ या बेडच सभ्यता भी बोल देते हैं, एक ही बात है। इसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर थे RC अग्रवाल। RC अग्रवाल ने से खोज की थी कि भाई यहाँ पे ये सभ्यता है, इसको हमें खोदना चाहिए, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग निकलेगा इस टाइप से। और इसके एक्चुअल एक्सकवेटर जिन्होंने एक्चुअल में वो डिगिंग का पूरा काम अंडरटेक किया था वो थे अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल, यही। ठीक है, VN मिश्र और हसमुख धीरज सांखलिया। अब इसमें RC अग्रवाल है इंक्लूडेड एक्सकवेटर में, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा हर जगह हूँ। इसका एंशिएंट नाम था अघाटपुर, यानी कि जो पुराने हमको यहाँ से इंस्क्रिप्शन से एविडेंसेस जो भी ओरल ट्रेडिशंस मिलते हैं उसमें इसको अघाटपुर बोलते हैं। स्थानीय नाम इसका धूलकोट है, लोग आपस में एक दूसरे को इसको धूलकोट से जानते हैं। यहाँ पे सबसे विशेष बात यह है कि हमको कॉपर मेल्टिंग वेसल्स मिले हैं। यहाँ पे ऐसे हमें बर्तन मिले हैं बड़े बड़े जहाँ पे कॉपर को, तांबे को गलाया जाता होगा, तांबा बनाया जाता होगा, उसे ठंडा किया जाता होगा। ठीक है, एक तरीके से भट्टियाँ मिली हैं हमको कॉपर की। इस पूरे कल्चर के हम एक लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पे जो घर है वहाँ पे स्टोन के फाउंडेशंस मिले, यानी पत्थर के फर्श है।
घर में पत्थर के फर्श बिछे थे, जैसे हम मार्बल बिछाते ना वैसे ही। इसकी जो ईंटें थी ना वो क्वार्ट्ज और चिप्स का मिक्सचर हुआ करती थी। क्वार्ट्ज भी एक पत्थर टाइप का ही होता है, उसको पीस लेते थे, ठीक है, और चिप्स और मिट्टी इन सबको मिला मिलू के थोड़ा पेस्ट टाइप बना लेते थे, मसाला गारा टाइप बना लेते थे, उसी गारे से घर बनाते थे। वॉल्स और फाउंडेशन में वही गारा यूज़ होता था क्वार्ट्ज का और चिप्स का। एक घर मिला है हमें जिसमें 6 चूल्हे हैं। तो इतने एक ही घर में 6 चूल्हे क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो कैफ़े टाइप का हुआ हो, कम्युनिटी कुकिंग के लिए यूज़ होता हो। एक ऐसा चूल्हा मिला है जिसके 2 मुंह हैं, एक इधर भी है एक उधर भी है, 2 फेस चूल्हा है। कई सारे बर्तन मिले हैं हमको। सस्टेनेंस यानी कि ये लोग जीवन यापन के लिए क्या खाते पीते थे, तो फूड ग्रेन्स में ये गेहूँ, चावल और ज्वार खाते थे। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देके पूछ लेंगे इनमें से क्या खाते थे। राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि राइस हमारे नॉर्थ वेस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं खाते हैं, राइस हमको यहाँ से मिलते हैं। नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे। ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, क्योंकि इनके जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ में हमें गहने भी मिले हैं। और आप गहने क्यों गाड़ोगे जब आप ये सोचोगे कि ये जो इंसान है ये जीवित है अभी तो, बट इसके जो जीवन उपरांत जो इसकी दूसरी लाइफ है डेथ के बाद, उसमें भी उसको यूज़ कर पाएगा। फॉरेन कॉन्टैक्ट के एविडेंसेस मिले हैं कि हमारे भारत से बाहरी देशों से भी हमारे संपर्क थे। अब ये कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं कि डायरेक्ट हो सकता है हमारे कल्चर ने इनके साथ इंटरेक्ट किया हो, और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं कि हमने हड़प्पन से ट्रेड किया हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने कॉपर सप्लाई किया हो, हड़प्पन से हमको ये सिक्के विक्के और ये जो मिले ना हमें चीज़ें वो दी हूँ। तो ऐसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें 6 सिक्के मिले हैं, जिनमें एक साइड है ना एक यूनानी देवता है अपोलो, उसकी फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। ये यूनानी देवता है अपोलो, यूनान की सिविलाइजेशन थी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में। फिर दूसरा, ईरान के साथ कांटेक्ट के हमें एक जार मिला है हमें, ठीक है। वो जार उस टाइप का जार ना ईरान में ही बनता था, और उसमें तो वो जार हमको यहाँ पे मिला है, तो उसका मतलब है ईरान से हमारा कांटेक्ट रहा होगा। और एक है अफ़गानिस्तान से लैपिस लुज़ुली मिली है हमको। बेसिकली अफ़गानिस्तान जो है ना वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैपिस लजुली नाम का ये ब्लू पत्थर होता है। ये ब्लू होता है, सेमी प्रेशियस स्टोन आता है, और ये राजस्थान में नहीं मिलता, इनफैक्ट इंडिया में भी नहीं मिलता। हो सकता है शायद कश्मीर में थोड़ा बहुत हो, आई डाउट दैट, बट राजस्थान में तो है ही नहीं। तो ये उस टाइम पे बहुत रेयर और बहुत सुंदर पत्थर माना जाता था। तो ये जो मन का है हमको ये भी मिला है, तो इसका मतलब हमारे अफ़गानिस्तान से संपर्क रहे होंगे, क्योंकि यहीं इसकी खदानें थी, ठीक है। कॉमर्स की बात करें तो उस टाइम पे रंगाई छपाई की इंडस्ट्री थी, जो आज भी राजस्थान में बहुत फेमस है। वेट्स और मेजर्स मिले हैं, ट्रेड जो है वेट्स और मेजर्स के बिना हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो पॉटरी मिली है उसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड पॉटरी, यानी गोरे एंड कोठे। देखो पॉटरी का मिलना ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पॉटरी के बेसिस पे हम ना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिल रही है, हमें दूसरी जगह से भी वही पॉटरी मिल रही है, तो हमें आसानी से हमारे लिए सर्टन करना आसान होता है कि यार ये दोनों एक ही जगह से जुड़ाव रखते होंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि देखो आप अपने मटके पे लाल कलर कर रहे हो और उस पर ब्लैक कलर से चित्र बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपने डिसाइड कर रखा है हमारे यहाँ के मटके हम ऐसे ही बनाएंगे। किसी और कल्चर ने भी अगर सेम पूरी जगह सब सेम ऐसे मटके मिल रहे हैं, यानी कि आप में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो यहाँ भी जो मटके मिल रहे हैं वो ब्लैक एंड रेड पॉटरी है। यहाँ से हमें एक टेराकोटा मिली। टेराकोटा मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट आप वर्जन ऑफ वेरी सॉफ्ट वर्जन ऑफ स्टोन एंड अ वेरी हार्ड वर्जन ऑफ क्ले मान लो। टेराकोटा पत्थर टाइप का होता था, जिसको मोल्ड करके एक बुल टेराकोटा बुल की शेप दी गई है, उसको हम बनासिन बुल बोलते हैं। पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन के में बड़े पैमाने पर हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं। ये साइट्स मैप पे देख लो, है ना, ठीक है। अभी हमने आहड़ की बात कर ली है, बालाथल है, ये दोनों उदयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, और ओझियाना जो है भीलवाड़ा में है। ये सब बनास नदी के आसपास है, ठीक है। गिलुंड की बात करें तो ये राजसमंद में है। इसके एक्सकवेटर थे ब्रिजवासी लाल, वी.एस. शिंदे और ग्रेगरी पॉशेल। यहाँ से कोई भी नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके एकदम गिलुंड के एकदम अलग है, ठीक है। लोकल नेम इसका मोडिया मगरी है, आपस में लोग मोडिया मगरी बोलते हैं। गिलुंड तो हमने दे दिया। आर्कियोलॉजी के नेम्स अलग होते हैं, लोकल नेम्स अलग होते हैं। यहाँ से हमको एक तो पकी हुई ईंटें मिली है जो हमको आहड़ में नहीं मिली थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पकी हुई ईंटें का मतलब क्या है कि इन्होंने ईंट बनाई और उसके बाद उसको भट्टी में पकाया, वरना ईंट बना के धूप में सुखा दी तो वो उसको पकी हुई ईंट नहीं बोलते हैं, उसे कच्ची ईंट ही बोलते हैं। पर अगर हमने उसकी ईंट बना के भट्टी में अलग से उसको पकाया तो उसको बोलते हैं बेक्ड ब्रिक्स। और ये पकी हुई ईंटें ज़्यादातर नाले वाले इन सब में यूज़ होती है ताकि पिघल नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। यहाँ हमें 5 टाइप की पॉटरी मिली है। एक तो नॉर्मल पॉटरी, एक काली पूरी, एक ब्लैक पिक्चर्ड वाली, एक लाल और एक पॉलिश्ड, ठीक है, 5 टाइप की। स्टोन की पत्थर की गेंदें मिली है, ठीक है। हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है और मड टॉयज़ मिले हैं, मिट्टी के खिलौने जैसे हाथी, ऊँट, कुत्ता एट्सेट्रा। ओझियाना भीलवाड़ा में है। इसके एक्सकेवेटर थे बी आर मीना और आलोक त्रिपाठी। देखो यहाँ पे एक भी नाम नहीं रिपीट हो रहा,
B.R. मीना, आलोक त्रिपाठी, सब अलग अलग है। इसमें यहाँ पे हमको एक तो काऊ और बुल के टेराकोटा फिगर मिले हैं, ठीक है। टेराकोटा वही सॉफ्ट मड टाइप का, क्ले टाइप का मान लो, उसके थोड़े से हार्ड उसको पका के बनाते थे टेराकोटा फिगर्स। और अन्य क्षेत्रों की तरह ये क्षेत्र है ना, सारे क्षेत्र मैदान पे थे, पर ये एकमात्र क्षेत्र है जो पहाड़ी उसमें लोकेटेड है एरिया में, ठीक है। भीलवाड़ा वाला, भील जो है पहाड़ों पे रहते हैं, ऐसे याद कर लो। तो ओजियाना कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र भीलवाड़ा। बालाथल उदयपुर में है। इसके एक्सकवेटर थे वी एन मिश्र। ये वी एन मिश्र जो है ये वही थे जो मैंने आपको पहले बताया था, आर्कियोलॉजी का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया राजस्थान में। इसमें यहाँ पे हमको मिली थी एक तो आयरन स्मेल्टिंग भट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आयरन स्मेल्टिंग है ना, ये एक एडवांस्ड फीचर होता है। आपको लोहा गलाने के लिए ना बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कॉपर फर्नेसेस में अचीव नहीं किया जा सकता। तो आप इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड भट्टी बनाते हो और उतना टेम्परेचर आप ले जा रहे हो उस भट्टी में, तो इसकी ये नॉलेज होना ना, ये थोड़ी एक एडवांस बात होती है। तो यहाँ से हमको आयरन स्मेल्टिंग की भट्टी मिलती है। तो यानी कि बालाथल थोड़ा बाद की साइड रही होगी, या हड़ ओजियाना ये पहले की साइड से होंगी टाइम में थोड़ी। यहाँ से ट्यूबवेल मिली है। एक हाथ से बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। ऐसा ही वस्त्र हमको बैराट से भी मिलेगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है, हैंड वोवन क्लोथ, आयरन स्मेल्टिंग। एक ऐसा भवन मिला है जिसमें 11 मकान हैं। योगी की मुद्रा में कंकाल मिला है, जिसकी हड्डियों की परीक्षण से पता चलता है कि उसको कुष्ठ रोग था, ठीक है। और IVC से कांटेक्ट के सबूत मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनका बराबर परस्पर संबंध था, कांटेक्ट था आपस में। तो ये थी हमारी आहड़बना सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट चालकोलिथिक जो साइट या कल्चर है वो है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। ये जो है चालकोलिथिक कल्चर का पार्ट है गणेश्वर जोधपुरा। इसमें गणेश्वर साइट अलग थी, जोधपुरा अलग थी। गणेश्वर जो साइट थी वो सीकर के पास नीम का थाना में लोकेटेड थी और कांतली नदी के मैदान में लोकेटेड थी। इसको ढूंढा था RC अग्रवाल ने। ये वही RC अग्रवाल है जिसने किसको ढूंढा था, आहड़ को ढूंढा था, देखो। और इन्होंने आहड़ में तो खुदाई भी की थी। यहाँ भी इन्होंने जो है गणेश्वर सभ्यता को ढूंढा है और यहाँ पे खुदाई भी की है। यानी RC अग्रवाल जी जहाँ जाएंगे ढूंढेंगे भी और खोदेंगे भी। और इसके अलावा विजय कुमार भी इनके साथ थे। इस साइट का उत्खनन 3 स्तर में हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, कोई साइट मिलती है, जैसे ये साइट मिली, इसको अब खोदना स्टार्ट किया, यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, ठीक है। अब इसको और खोदा हमने आगे जाके, तो पता चला कि यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है ना इस लेवल पे, वो चीज़ें इधर से अलग है। तो इनको एक लेवल क्रिएट कर दिया जाता है कि ये एक अलग एज की साइट है, ये एक अलग एज रिप्रेजेंट कर रही है इसी साइट पे, और ये एक अलग एज, यानी कि एक टाइम मशीन जैसा होता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर खोदना क्या होता है, टाइम मशीन। जितना आप अंदर जाओगे ज़मीन में, उतना आपको पता चल जाएगा कि समय में पीछे क्या हुआ था। तो आर्कियोलॉजी इज़ ऑल्सो टाइम ट्रैवलिंग, इंटरेस्टिंग राइट। तो गणेश्वर में 3 स्टेजेस में खुदाई हुई है। सबसे ऊपर की जो स्टेज मिली है उसको हम चालकोलिथिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको तांबे से जुड़े बर्तन मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे विशुद्ध तांबा मिला है, यानी कि प्योर कॉपर मिला है, बहुत 99% कॉपर मिला है ना। और सबसे ज़्यादा कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी यहीं से मिले हैं, जितने भी हमें आहड़ बनास में भी नहीं मिले थे ना, उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे एक पत्थर का बांध भी मिला है। और क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा कॉपर मिले हैं और इतना शुद्ध कॉपर मिला है ना, तो इसको यहाँ पे ना ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं गणेश्वर को। क्यों? क्योंकि भाई यहीं से हो सकता है कि सब कुछ शुरू हुआ होगा इतना, और अगर शुरू भी नहीं हुआ है तो भी अगर इतना प्योर आपको कहीं चीज़ मिल रही है और इतनी ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, तो उस प्लेस का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है गणेश्वर से। और सीकर में तो क्या है, अपनी माइंस भी हैं कॉपर की, इसलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट था। इसको पुरातत्व का पुष्कर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं सेटल्ड लाइफ के गणेश्वर से। गणेश्वर पुरानी साइट है बहुत, तो इसलिए इसको पुरातत्व का पुष्कर भी बोलते हैं और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी बोलते हैं। दूसरा, फिर हम लेयर और नीचे गए तो हमको सेटल लाइफ के एविडेंस मिले कि हाँ इधर है ना इंसान ने हट बना लिए थे, फार्मिंग करता था, धातु यूज़ करने लगा था थोड़ी थोड़ी, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी इंसान की ज़िंदगी में, पॉटरी था, पॉटरी बनाना सीखा था, मछली का कांटा मिला है, बर्तन वगैरह मिले हैं। और इससे और नीचे जब हमने खोदा ना तो हंटर गैदरर स्टेज मिली थी कि इंसान घुमंतु था, ठीक है, पशु पक्षी मार के खा रहा था, माइक्रोलिथ से छोटे छोटे औजार यूज़ कर रहा था, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करने की सीखने की कोशिश कर रहा था, कोई स्थायी आवास नहीं था। तो यानी कि वो जो घुमंतु स्टेज है उससे सेटल लाइफ की तरफ जाना और उसके बाद में चालकोलिथिक स्टेज पे आना जहाँ तांबा यूज़ हो रहा है, ये तीनों स्टेज जो है वो हमें गणेश्वर से मिलते हैं, इसलिए गणेश्वर इज सच एन इम्पॉर्टेंट साइट, ठीक है। अब इसके बाद आती है जोधपुरा। जोधपुरा जो है वो जयपुर में लोकेटेड है, कोतपुतली तहसील में, साहिबी नदी के पास में, है ना। नाम जोधपुरा है पर है जयपुर में। 1972-3 में RC अग्रवाल और विजय कुमार ने यहाँ पे खोज और उत्खनन का काम चालू किया था। सेम लोग हैं ये, ठीक है, तो सेम लोग हैं। ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, यहाँ भी हमें कॉपर के कई सारे
इम्प्लीमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। साक्ष्य यहाँ पे क्या क्या मिला है, एक तो हमको पॉटरी मिली है, जिसको मैंने बताया था ना आपको, पॉटरी के भी हम है ना कहाँ कैसी पॉटरी मिलती है उससे हम एज डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ जो पॉटरी मिली ना बहुत है ना चमकीली थी और काले कलर की थी। ऐसी पॉटरी जो बहुत चमकीली और काले कलर की होती है ना उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये नॉर्दर्न एरिया में मिल रही है, नॉर्दर्न इंडिया में ब्लैक कलर की होती थी और इस पर पॉलिश जैसा लगता था कि जैसे कुछ पॉलिश किया हो, ठीक है ना। तो ये वाली पॉटरी मिली है। लोहे के उपकरण मिले हैं, मैंने बताया था ना आपको कि लोहा मिलना एक एडवांसमेंट का फीचर होता है, तो ये थोड़ी बाद की साइड रही होगी जहाँ पे लोहे के उपकरण भी मिलने लगे हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, रेड ऑकर पॉटरी भी मिली है यहाँ पे, ठीक है। ये जोधपुरा के बारे में हो गया। ये दो साइड्स हमने देख ली, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहड़ बनास कल्चर।